हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज पर हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं और आधुनिक भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्रांतिकारी संगठन। भारत के जो क्रांतिकारी संगठन हुए और उनमें से एक संगठन है हिंदुस्तान सोशलिज्म रिपब्लिकन एसोसिएशन। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपीपीसीएस के लिए तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा खास है। और जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं उनमें भी बहुत ही ज़्यादा आता है। और वीडियो बड़ा होगा तो इसलिए हम जल्दी से देखेंगे और जितने भी खास पॉइंट हैं उन पर टिक करते चलेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। और ये हिंदुस्तान सोशलिज्म रिपब्लिकन एसोसिएशन जो पहले मैंने पढ़ा था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये उसका ही रूप है। बस इसका पुनर्गठन किया गया और इसको चंद्रशेखर की अगुवाई में दिल्ली में कोटला मैदान है एक, जहाँ पर क्रिकेट मैच भी होते हैं, कोटला स्टेडियम, वहाँ पर सभी इकट्ठे हुए और इन्होंने पुनर्गठन करके भगत सिंह के कहने पर ये सोशलिज्म जोड़ दिया इसमें, समाजवाद, बाकी सब पहला नाम है ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और जो भगत सिंह ने भी अपनी नौजवान सभा बनाई थी वो भी इसमें विलय हो गया इसका भी। तो दो पार्टियों का विलय हो गया इसमें, दो संगठनों का विलय हो गया। सबसे पहला हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो 1924 में बना था, और उसके बाद नौजवान सभा जो भगत सिंह ने बनाई थी 1926 में। और अब एक साल बाद ये 1928 में इसका इनका विलय कर और ये बना दिया हिंदुस्तान सोशलिज्म रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो HSRA। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में हम जानेंगे क्या क्या पॉइंट है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी दिल्ली में, और अभी बताया कोटला मैदान में। कब? 1928 को, चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में। ठीक है अब इसके सदस्य देख लेंगे एक बार, सदस्य कौन कौन थे, क्योंकि प्रश्न ऐसे भी आता है कि ये किस सदस्य संगठन का सदस्य है। ये नाम दे देंगे। भगवती चरण वोरा किस संगठन से जुड़ा हुआ था, ठीक है, इस तरीके से। तो इसके संगठन देख लेंगे। भगत सिंह, भगवती चरण वोरा, विजय कुमार, शिव वर्मा, जयगोपाल, सुखदेव और राजगुरु, ये इसके प्रमुख सक्रिय सदस्य थे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अब हम इसका पुनर्गठन के बारे में। इसके पुनर्गठन के लिए दिल्ली में 4 राज्यों के, राज्य कितने? 4, 10 प्रतिनिधि बुलाए गए। अब 4 राज्य कौन कौन से थे? एक तो पंजाब हो गया, एक बिहार हो गया, और यूपी और राजस्थान। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक पंजाब से 2 और बिहार से भी 2, टोटल कितने? 4 सदस्य। ठीक है, इन दोनों से 4, राजस्थान से 1 सदस्य। ठीक है, और यूपी से 5 सदस्य थे। ठीक है, तो टोटल 10 हो गए। लेकिन 2 ने हिस्सा नहीं लिया, कुछ राज्यों की शर्तों के कारण, कुछ शर्तें थी उनके कारण वे हिस्सा नहीं ले पाए। और बंगाल से कोई नहीं आया, बंगाल वालों ने मना कर दिया, और वहाँ पर गए भी थे शिव वर्मा बंगाल उनको आमंत्रित करने के लिए, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। और 2 दिन की बैठक में भगत सिंह के द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर 2-6 से, मतलब 2 तो उनके विपक्ष में और 6 उनके पक्ष में वोट गिरे और बहुमत से स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, और उनके कहने पर यह सोशलिज्म भी जोड़ा गया जो अभी ऊपर इस संगठन में लगाया है। ठीक है, बिहार के 2 सदस्य फणींद्र नाथ और मनमोहन बनर्जी नाम बदलने का विरोध किया। ठीक है, जो भी नाम था ना, जो प्रस्ताव भगत सिंह ने दिया था कि सोशलिज्म करें, तो उसका भी ये जो बिहार के 2 सदस्य थे फणींद्र और नाथ घोष और मनमोहन बनर्जी, इन्होंने इसका विरोध किया।
इसका लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना रखा गया। क्या था इसका लक्ष्य? समाजवाद की स्थापना करना। ठीक है। अच्छा, सुरक्षा के किन्हीं कारणों से, ठीक है, सुरक्षा कारणों से चंद्रशेखर आजाद इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। अब सुरक्षा के कारणों से मतलब क्योंकि उन्होंने पुलिस का भी डर था, वैसे भी भाग जाते थे जहाँ भी, वे पकड़े ही नहीं गए थे आज तक। और वे जितने भी उन्होंने कांड किए, मतलब जितने भी उन्होंने विद्रोह या घटनाएं को अंजाम दिया, वे कभी भी पुलिस द्वारा पकड़े नहीं गए और वे फरार हो जाते थे। और इसीलिए कि कभी वहाँ पुलिस आ जाए, ये इस सुरक्षा के कारण वे वहाँ मीटिंग में शामिल हो ही नहीं सके। ठीक है। इसीलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। चंद्रशेखर आज़ाद को सेना विभाग का प्रधान सेनापति बनाया गया। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद को। तो इसका इन्होंने क्या बना दिया? इसका इन्होंने बना दिया सेनापति, प्रधान सेनापति। और इसके बाद इस संगठन का मुख्यालय कहाँ से? झांसी में बनाया गया। मुख्यालय झांसी में। ठीक है दोस्तों, मुख्यालय झांसी में बनाया गया। राजस्थान के कुंदन लाल को इसका मुखिया बनाया गया। जो ये मुख्यालय है इसका झांसी में, इसका मुखिया किसे बनाया गया? राजस्थान के कुंदन लाल को। ठीक है। चलिए, प्रश्न ऐसे भी पूछ लेते हैं कि HSRA का मुख्यालय कहाँ था? तो क्योंकि दिल्ली में मीटिंग हुई थी और दिल्ली में ही आदमी जो पेपर दे रहा है वो सोच लेता है कि दिल्ली में ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। कहाँ से था मुख्यालय? झांसी में। और इसके जो मुखिया थे कुंदन लाल, इसके मुखिया थे। चलिए, कुछ समय बाद इसका मुख्यालय आगरा किया गया। ठीक है, झांसी से कहाँ कर दिया? आगरा, कुछ समय बाद। ठीक है। अच्छा, बम बनाने के लिए कोलकाता, यह कोलकाता से यतीन्द्र नाथ को बुलाया गया। ठीक है, क्योंकि उन पे तो आयन था। और वहाँ से कोलकाता से किसे बुलाया गया बम बनाने के नाम का? यतीन्द्र नाथ को। तो चलिए, तो इसकी बेसिक बातें थी। अब इसके द्वारा जो किए गए गतिविधियाँ हैं वो देखेंगे। HSRA के द्वारा किए गए कार्यों की गतिविधि, मतलब इसने क्या क्या कार्य किए, क्या क्या गतिविधि करी संगठन ने, वो देखेंगे। सबसे पहला कौन सा कार्य किया इसने? सैंडर्स की हत्या। क्या की इसने? सैंडर्स की हत्या। कारण, क्योंकि कारण था इसका लाला लाजपत राय की लाठी मारकर हत्या की गई। ठीक है। और लाला लाजपत राय, क्योंकि साइमन कमीशन 1927 में बनकर तैयार हुआ और 1928 में भारत आ गया, मुंबई में। ठीक है। और इसी के विरोध में, साइमन कमीशन के विरोध में हड़ताल जुलूस निकल रहे थे। उसमें रैली में लाला लाजपत राय को लाठी लग गई सिर पर और उनकी हत्या हो गई। ठीक है। और लाठी किसने मारी थी? लाठी जो थे ASP अस्कोट द्वारा सर में लाठी मारकर हत्या की गई। ठीक है। अब ये जो SHRA के संगठन के सदस्य थे, मारना तो चाहते थे स्कॉट को ही, लेकिन उसकी जगह कौन मर गया? सैंडर्स की हत्या हो गई गोली लगने से। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। सैंडर्स के लीडर चचन सिंह द्वारा उनका पीछा किए जाने पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब चंद्रशेखर ने इसकी हत्या कर दी, जो उसका लीडर था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रशेखर ने मारी थी इसकी गोली, चंद्रशेखर ने गोली मारकर हत्या कर दी इसकी भी। अच्छा, SHRA के कमांडर इन चीफ बलराज चंद्रशेखर का ये दूसरा नाम है। जैसे गांव में दूसरा नाम होता है, एक डॉक्यूमेंट में नाम होता है, दूसरा नाम होता है एक, इनका ये छद्म नाम था। ठीक है। अच्छा, बलराज के पोस्टर लगाए गए जिन पे लिखा था लाखों लोगों के चहेते नेता की एक सिपाही द्वारा हत्या पूरे देश का अपमान है। ठीक है। अब जो उसका कमांडर इन चीफ था SHRA का चंद्रशेखर, उसके नाम के पोस्टर लगे थे और नाम क्या था? बलराज।
और उसने वो क्या करता है कि लाखों लोगों के चहेते नेता की एक सिपाही द्वारा हत्या पूरे देश का अपमान है। और किसकी बात कर रहे हैं? लाला लाजपत राय के बात कर रहे हैं, क्योंकि उनकी हत्या कर दी गई थी लाठी मारकर अस्कोट द्वारा। और फिर इन्होंने बदला लिया किससे? सैंडर्स की हत्या करके। ठीक है। और क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा वो हो गया था खतरा, तो भगत सिंह ने क्या किया? भगत सिंह वेश बदलकर लाहौर से भाग निकले। ठीक है। भगत सिंह ने क्या किया? वेश बदलकर दूसरा रोल कर और वहाँ से भाग निकले, क्योंकि पुलिस का बहुत ही ज़्यादा खतरा था। पुलिस से बचने हेतु, मतलब बचने के लिए वहाँ से भाग निकल गए। ठीक है। और फिर में दिसंबर 1928 कोलकाता अधिवेशन में भाग लिया उन्होंने। किन्होंने? भगत सिंह ने। ठीक है। और ये जो ऊपर घटना है ये भी इसी साल की है, क्योंकि स्थापना भी इसी साल हुई थी इसकी। अब अगला कांड देखते हैं। असेंबली बम कांड किया उन्होंने SHR वालों ने। किन्होंने? SHRA। ठीक है। RA बार बार हो जाता है ऐसे। SHRA वालों ने, अच्छा ये लिखा है, SHRA के सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका। कहाँ से? असेंबली में बम फेंका। ठीक है। अच्छा, पहले तो ये योजना थी कि भगत सिंह की जगह विजय कुमार सिन्हा जाएगा। ठीक है। लेकिन फिर सुखदेव के कहने पर विजय कुमार सिन्हा के स्थान पर भगत सिंह चुना गया। ठीक है। और दूसरी तरफ बटुकेश्वर दत्त थे। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि किसके कहने पर भगत सिंह को असेंबली बम कांड के लिए चुना गया? ठीक है। ये किसके स्थान पर चुना गया? ठीक है। ये किसके साथ चुना गया? इस तरीके से प्रश्न किसी तरह भी घुमाकर आ सकता है। चलिए आगे देखते हैं इसका पॉइंट। और ये जो बम गिरा था इन्होंने असेंबली में, इसका कारण क्या था? इसके 2 कारण थे। एक तो था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ठीक है, और दूसरा है पब्लिक सेफ्टी बिल। इन 2 बिल के विरोध में बम फेंका गया था। ठीक है। और जब इन्होंने बम फेंका तो बम के साथ कुछ पर्चे भी इन्होंने फेंके थे। ठीक है। बम के साथ फेंके गए पर्चों पर फ्रांसीसी अराजकतावादी शहीद वेलिया का वाक्य। अब एक फ्रांसीसी अराजकतावादी शहीद वेलिया नाम का व्यक्ति था, और उसने कहा था कि बैरों को सुनाने के लिए धमाकों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। ये किसने कहा था? ये वेलिया ने कहा था। ठीक है। कहाँ का था? फ्रांस का था, और अराजकतावादी शहीद था। ठीक है। और भगत सिंह ने बम के साथ पर्चे जो फेंके, उन्होंने उसमें बैन गए, तो उसमें ऐसा लिखा था, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था? उन्हें सिर्फ धमाकों थे सुनाने के लिए, क्योंकि मैं बहरे हो गए थे, मैं सिर्फ अपनी सुन रहे थे, मतलब मैं भारतीयों की कोई बात नहीं सुन रहे थे, बस अपने कानून लागू कर रहे थे और अपने हिसाब से सब काम कर रहे थे जिससे उनका फ़ायदा हो, और हमारा नुकसान तो हो ही रहा था। ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं क्या क्या हुआ जब इन्होंने बम फेंका। तो इसमें घायल भी हुए। तो इसमें वायसराय की कार्यकारिणी के वित्त सदस्य घायल हुए। ठीक है। अभी पूछ लेंगे कौन से सदस्य घायल हुए? वित्त सदस्य। कौन सी कार्यकारिणी? वायसराय की कार्यकारिणी। ठीक है। अच्छा, कौन कौन थे? SN राय, जॉर्ज अर्नेस्ट शूटर, और सर बोमन जी दलाल, और E राघवेंद्र राव, और शंकर राव। ठीक है। और ये पूछ रहे थे कितने लोग घायल हुए? तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल कितने लोग हैं? 6 लोग घायल हुए। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है, स्टालिन ने शौकत उस्मानी को कहा था कि वह भगत सिंह और विजय कुमार सिन्हा को मास्को, ठीक है, एक मास्को फालतू हो गया, मास्को आने के लिए राजी करे, किंतु मेरठ षड्यंत्र केस में उस्मानी को गिरफ्तार के कारण भगत सिंह से उनकी भेंट नहीं हो सकी। अब एक थे स्टालिन ने
शौकत उस्मानी को कहा था कि भगत सिंह और विजय कुमार सिन्हा को मास्को भेज दे, ठीक है, या भेजने के लिए राजी कर ले जिससे मैं मास्को आ सके, ठीक है। किंतु मेरठ षड्यंत्र होगा इसी बीच और उस्मानी को गिरफ्तार कर लिया। इसीलिए उस्मानी भगत सिंह से कह नहीं पाया, उनकी भेंट ही नहीं हुई, उनकी वार्ता ही नहीं हुई, ठीक है। उससे पहले ही उसे मेरठ षड्यंत्र केस में गिरफ्तार कर लिया। अब यहाँ क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि किसने शौकत अली को भगत सिंह से भेंट करने के लिए कहा, ठीक है, और किस केस में उस्मानी को गिरफ्तार किया गया, ठीक है। तो मेरठ षड्यंत्र केस, यह मेरठ षड्यंत्र केस से कौन जुड़ा हुआ सदस्य है, ठीक है, तो कौन है, शौकत उस्मानी, ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं दिल्ली के सेशन जज। अब दिल्ली के सेशन जज ने बम केस में 12 जून 1929 को, ठीक है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, ठीक है। दिल्ली के सेशन जज ने बम केस में, ये केस है, ये मात्रा नहीं है, बम केस, एक ही मात्रा होगी, बम केस में 12 जून 1929 को, ठीक है, किसी आजीवन की सजा। भगत सिंह शहीद, ठीक है, भगत सिंह शहीद 16, ये शहीद है, टाइपिंग गलत हो गया है, शहीद भाई भगत सिंह शहीद, ठीक है, मतलब भगत सिंह शहीद 16 क्रांतिकारियों को लाहौर, मतलब कि 15 भगत सिंह तक लगे और एक भगत सिंह, तो टोटल 16 को लाहौर षड्यंत्र केस में अभियुक्त बनाया गया और जेल में भगत सिंह के साथ राजनीतिक बंदी के स्थान पर आम कैदियों जैसा व्यवहार किया गया, ठीक है, राजनीतिक बंदी के स्थान पर आम कैदियों जैसा व्यवहार किया गया, जिसके विरुद्ध उन्होंने पहले 15 दिन की भूख हड़ताल दिल्ली में की और दूसरी लाहौर की मियावाकी जेल में, ठीक है। अब ये पूछ लगा कि मियावाकी जेल में हड़ताल किसने की, तो किसने की, भगत सिंह ने, ठीक है। उस व्यक्ति का नाम बताए जिसने 15 दिन दिल्ली में भूख हड़ताल की और फिर मियावाकी में की। ये पूछ लेंगे मियावाकी कहाँ सी है जेल, तो कहाँ है, लाहौर में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं इसे। और चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें अगला पॉइंट है जितेंद्र नाथ दास बंदियों की मांगों के लिए अनशन करते हैं, ठीक है। जितेंद्र नाथ दास बंदियों की मांगों के लिए, मतलब जो बंदियों की मांग है कि खाना सही हो, व्यवहार सही हो, ठीक है, पानी टाइम पे मिले, खाना सही, साफ़ सफाई हो, जेलों में गंदगी ना हो, ठीक है, इस तरीके की जितनी भी उनकी मांग थी उन्हें मानने के लिए अनशन किया, काशी लाहौर जेल में, और 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को शहीद हो गए, ठीक है। कितने दिन की थी, 64 दिन, ठीक है। चलिए ये प्रश्न आ सकता है। उसके शव को रेल द्वारा लाहौर से कोलकाता लाया गया, ठीक है। कानपुर रेलवे स्टेशन पर जवाहरलाल नेहरू, इस तरीके से पूछ सकते हैं। बालकृष्ण शर्मनवीन तथा हावड़ा स्टेशन पर सुभाष चंद्र बोस द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। दास की 2 मील लंबी यात्रा में 6 लाख व्यक्ति थे। अब ध्यान रखना, 2 मील लंबी यात्रा थी और 6 लाख व्यक्ति शामिल हुए थे। अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें महत्वपूर्ण है। जितेंद्र नाथ के बलिदान से उत्पन्न हुआ विक्षोभ अभी शांत भी नहीं हुआ था कि म्यांमार, जो बर्मा था पहले देश का नाम, अब म्यांमार है, बौद्ध भिक्षु कौन थे, विजय के बलिदान ने उसे देवगुणित कर दिया, मतलब उसे 2 गुना कर दिया। एक तो जितेंद्र नाथ का और फिर दूसरा ये जो विजय था बौद्ध धर्म का, बौद्ध भिक्षु, ठीक है, और रहने वाला कहाँ का था, म्यांमार का। अब इसमें देखेंगे राजद्रोह के आरोप में काले पानी की सजा के दौरान विजय ने जेल के अमानुषिक व्यवहार, मतलब जैसे जानवरों के साथ व्यवहार किया जाता है, मानुष के साथ व्यवहार नहीं किया जाता है, मानव के साथ व्यवहार नहीं किया जाता है, और भगवा वस्त्र पहनने की आज्ञा न मिलने के विरोध में, मतलब भगवा वस्त्र भी नहीं पहनने दिया उन्होंने, इसके विरोध में क्या किया उन्होंने, 164 दिन का लंबा अनशन किया, ठीक है।
उन्होंने तो 64 दिन का किया और इसने 164 दिन का अनशन किया। इसके बाद 19 सितंबर को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 19 सितंबर को इनकी मृत्यु हो गई। और जितेंद्र नाथ ने 64 दिन का किया और इन्हें विजय ने 164 दिन का। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। दिसंबर 1929 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने दिल्ली के निकट व्यवसाय इरविन की गाड़ी को बम से उड़ाने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसने इरविन की गाड़ी को उड़ाने का, या किस संगठन के सदस्यों ने इरविन की गाड़ी को उड़ाने का प्रयास किया। ठीक है, तो SHRA के सदस्यों ने। अगला पॉइंट देखेंगे। 1 मई 1930 को गवर्नर जनरल के अध्यादेश द्वारा जस्टिस जे कोल्ड स्ट्रीम की अध्यक्षता में एक स्पेशल ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। ठीक है, कौन थे इसके जस्टिस? कोल्ड स्ट्रीम की अध्यक्षता में एक स्पेशल ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई, जिसके 2 सदस्य, एक तो सदस्य था जस्टिस आगा हैदर और दूसरा जस्टिस JC हिल्टन। ठीक है, JC हिल्टन। आगे देखेंगे। प्रारंभ में कुल मिलाकर 24 अभियुक्त थे। ठीक है, जिनमें से 3 आज्ञाराम सुरेंद्र पांडे और बटू केशवर दत्त को स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने मुकदमा शुरू होने पर छोड़ दिया गया। ठीक है ना, तीनों को छोड़ दिया। अच्छा, इसके बाद देखते हैं हम। इसके बाद है भगवान दास को भुसावल षड्यंत्र केस में सजा हो गई। ठीक है, अभी एक केस है नवा, याद रखिए, उसे पूछ लेते हैं कि भुसावल षड्यंत्र केस में किसे सजा हो गई, तो भगवान दास को। जबकि कैलाशपति भगवती चरण वोरा, ठीक है, भगवती चरण वोरा पहले भी आया था जब मैंने शुरू में वीडियो स्टार्ट की। यशपाल सतगुरु दयाल चंद्रशेखर आज़ाद को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। ठीक है, और ये यशपाल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए उसे, आगे बताऊंगा इसके बारे में, यशपाल के बारे में। ये लेखक थे हिंदी के। चलिए अभी आगे देखते हैं। इसमें ट्रिब्यूनल में भगत सिंह सहित 15 क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया। 12 मई को भगत सिंह उसके साथियों को जब अदालत में पेश किया गया तो उन्हें जनता और संवाददाताओं के सामने लाठी तथा जूते से मारा गया। अब जब ट्रिब्यूनल के सामने जहाँ केस चल रहा था उसके सामने भगत सिंह और 15 क्रांतिकारी, क्योंकि टोटल कितने थे में 16, टोटल कितने थे 16, तो 16 को जब लाया गया 15 मई को भगत सिंह और उसके साथियों को, तो अदालत में उन्हें जनता और संवाददाताओं के सामने, संवाददाता मतलब ये पत्रकार वगैरह के सामने लाठी और जूतों से मारा गया। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष ने भारतीयों को गाली दी। ठीक है, भारतीयों को गाली भी दी। और जस्टिस आगा हैदर ने भारतीयों को गाली देने पर आपत्ति प्रकट करते हुए कहा कि ऐसी मानसिकता वाले जज से न्याय की आशा कैसे की जा सकती है। ठीक है, क्या कहा इन्होंने, आगा खान ने, कि ऐसे मानसिकता वाले जज से न्याय की आशा कैसे की जा सकती है। तीव्र विरोध के कारण ट्रिब्यूनल के नए सिरे से गठित किया गया, जिसमें जस्टिस JC हिल्टन को अध्यक्ष बनाया गया। अब हिल्टन इसका अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, और जस्टिस JK टेप और जस्टिस अब्दुल कादिर को सदस्य बनाया गया। ठीक है, और जब फांसी हो रही थी तब भी यही था, हिल्टन ही, भगत सिंह को। तो ये भी ध्यान रखेंगे, आगे पढ़ेंगे हम इसमें। चलिए अब हम आगे चलते हैं और जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो है, ऐसे काफ़ी टाइम लगता है फिर। स्पेशल ट्रिब्यूनल ने 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को सजाए मौत, शिव वर्मा, किशोरी लाल, गया प्रसाद, जयदेव कपूर, विजय कुमार सिंह, महावीर सिंह, कमलनाथ तिवारी को आजीवन काला पानी तथा कुंदन लाल को 7 साल और प्रेमचंद को 5 वर्ष की कैद सुनाई। अब इसमें 7 अक्टूबर 1930 को, ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों को तो मौत की सजा सुना दी कि ना फांसी होगी, मौत होगी। और शिव वर्मा, किशोरी लाल, गया प्रसाद, जयदेव कपूर, विजय कुमार सिंह, महावीर सिंह, कमलनाथ तिवारी को आजीवन काला पानी। ठीक है, क्योंकि कितने थे ये 16 थे, 16 में तो 3 को तो फांसी होगी। ठीक है, और क्या इन
लाल को 7 तथा प्रेमचंद को 5 वर्ष की कैद सुनाई। और कुछ को काला पानी की सजा होगी और कुछ को एक को 7 साल की होगी और प्रेमचंद ये था जो इसे 5 साल की सजा होगी। ठीक है, अब देखते हैं। अजय घोष, जितेंद्र नाथ सान्याल और देशराज को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया गया। अब 3 ऐसे भी थे जिन्हें रिहा कर दिया। ठीक है, 3 को तो फांसी होगी, 3 को रिहा कर दिया, बचे 10। 10 में से एक को 5 साल की सजा हुई और एक को 7 साल की सजा हुई, तो रह गया 8। 8 को क्या दिया? काले पानी की सजा। ठीक है, इस तरीके से संख्या पूछ सकते हैं कि कितने कितने को क्या कहा कि कितने सदस्यों को 16 मत है काले पानी की सजा हुई। तो आधों को तो 16 मत, आधों को तो काले पानी की सजा होगी और 3 को फांसी होगी, 3 बच गए। ठीक है, और 2, एक को 5 साल की और एक को 7 साल की। ठीक है, इस तरीके से पूछ सकता है। और ये पूछ सकता है कि किसके ट्रिब्यूनल के कौन अध्यक्ष थे जिन्होंने ये फैसला सुनाया भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी देने का। तो क्या नाम था उनका? जी.सी. हिल्टन थे। ठीक है, अभी बताया भी था मैंने। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब हम नौजवान सभा ने अपील कमेटी गठन कर भगत सिंह की सजा के विरुद्ध सम्राट के समक्ष अपील की और 17 फरवरी 1931 को शहीद भगत सिंह दिवस मनाया गया। ठीक है, अब ये जो नौजवान सभा थी ये भगत सिंह ने बनाई थी, लेकिन जो अभी भी मतलब कार्यरत थे उसमें, जो ये सोचते थे कि हमारा पहले भी संगठन था नौजवान सभा का, तो उन्होंने एक अपील कमेटी बनाई, गठन करा उसका कि हम अपील करेंगे सम्राट के सामने। ठीक है, कि सज़ा को माफ़ कर दे या कम कर दे या आजीवन में बदल दे, फांसी ना दे, सज़ा की मौत ना दे। और इसके विरोध में ने क्या करा, 17 फरवरी 1931 को भगत सिंह दिवस भी मनाया गया। ठीक है, ये पूछ लेंगे भगत सिंह दिवस क्यों मनाया गया, भगत सिंह दिवस किस तिथि को मनाया गया। ठीक है, अपील कमेटी किसने गठित करी? नौजवान सभा ने करी। ठीक है, इस तरीके से पर्सन बनते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब हम अगला इनका जो उन्होंने कार्य या गतिविधि की अगला है लाहौर षड्यंत्र केस। ठीक है, और जो लाहौर षड्यंत्र केस है वो शानदार सत्याकांड और विधानसभा असेंबली बम कांड को मिलाकर के इन पर दोनों को जोड़ करके ये केस चलाया गया, लाहौर षड्यंत्र केस। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं, इसमें पढ़ेंगे अब हम इसमें अंदर। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। लाहौर षड्यंत्र केस की सुनवाई के दौरान क्रांतिकारियों ने बम फेंककर अभियुक्त की रिहाई की योजना बनाई। इसी उद्देश्य से परीक्षण के दौरान बम फटने से 28 मई 1930 को रावी नदी के किनारे भगवती चरण वोरा की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब जब उन्होंने रिक्वेस्ट की नौजवान सभा वालों ने, तो उन्होंने मानी नहीं कोई भी बात उनकी। तो अब ये जो थे लाहौर षड्यंत्र केस की सुनवाई के दौरान, ठीक है, क्रांतिकारियों ने बम फेंककर अभियुक्तों की मतलब भगत सिंह हर की जितने भी वहाँ से जिन पर मुकदमे चल रहे थे, तो उन्हें छुड़ाने की कोशिश करी। तो इसी उद्देश्य से तो उन्हें परीक्षण के दौरान बम का परीक्षण कर रहे थे कि बम काम करेगा या नहीं करेगा। बम गिर के वहाँ पे उसमें ट्रिब्यूनल में और उन्हें छुड़ा लेंगे। ठीक है, और उन्हें भगा लेंगे वहाँ से। तो वे जैसे परीक्षण कर रहे थे तो वहाँ पे रावी नदी के पास, ठीक है, कब 28 मई 1930 को, तो उसी परीक्षण के दौरान बम फट गया और भगवती चरण वोरा की मृत्यु हो गई इसी दौरान रावी नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आज़ाद भी मतलब चंद्रशेखर आज़ाद भी 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के एक सौहार्दपूर्ण मुकाबले में शहीद हुए। ठीक है, अब चंद्रशेखर आज़ाद भी बचा सका था, लेकिन वो भी क्या हो गया, वहाँ से अल्फ्रेड पार्क में एक उसमें सौहार्दपूर्ण मुकाबला हो रहा था, वहाँ पुलिस ने उसको चारों ओर से घेर लिया और उस पार्क में अल्फ्रेड में, और वहाँ से उन्होंने, क्योंकि उसने वचन ले रखा था कि मैं कभी भी जीते जी हाथ नहीं आऊँगा, तो मैं खुद ही उसने अपना गोली मार ली। कब? 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। ठीक है, अब 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी पर लटका दिया गया। अब कोई बचने का उपाय ही नहीं था,
नौजवान सभा वालों ने भी देख लिया था करके, उनकी भी बात नहीं मानी। फिर में दूसरा बम तो छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, बम भी वहाँ से फट गया और वो भी मर गए, तो वो भी नहीं चला है, उनका कोशिश नहीं चली है। फिर इसके बाद ये चंद्रशेखर आज़ाद कुछ करता इसमें, ये भी पुलिस के हाथों घेरा गया और इन्होंने अपना आप को गोली मारकर अपना वचन पूरा कर लिया। तो इस तरीके से जब कुछ हुआ नहीं, फाइनल में क्या हुआ, फिर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को भी लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी पर लटका दिया गया और उन्हें फांसी हो गई। अब देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। कुछ ही दिन पहले उन्होंने जेल अधीक्षक को पत्र लिखकर पत्र में कहा था कि शीघ्र ही अंतिम युद्ध प्रारंभ होगा। भगत सिंह की बात चल रही है, जिसका परिणाम निर्णायक रहेगा। इस संघर्ष में भाग लिया और हमें ऐसा करने पर गर्व है। अब भगत सिंह ने जेल अधीक्षक को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में कहा था कि जल्दी ही अंतिम युद्ध शुरू होगा और उसका जो निर्णय होगा वो निर्णायक होगा, परिणाम, और हमने इस संघर्ष में भाग लिया तो हमें इस बात पे गर्व है, हम डरते नहीं मौत से भी। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। जब भगत सिंह और को फांसी होगी तीनों को, तो उसके बारे में सुभाष चंद्र बोस, गांधी या फिर लाल बहादुर शास्त्री जी क्या कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भगत सिंह जिंदाबाद और इनकलाब जिंदाबाद एक का ही एक अर्थ है। मतलब भगत सिंह जिंदाबाद और इनकलाब जिंदाबाद का मतलब एक ही है, एक ही अर्थ है दोनों का। ठीक। डॉक्टर सत्यपाल ने कहा कि ऐसे लोग अपने साहस और दृढ़ निश्चय से जीवन में मौत की खाई को पाट देते हैं। मतलब है कि जीवन में जो मौत की जो खाई है उसको कम कर देते हैं, अर्थात कम कर देते हैं। ठीक है, किसने कहा? सत्यपाल ने। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही साहसी व्यक्ति था। ठीक है, अच्छा, गांधी ने भी स्वीकार किया कि किसी भी व्यक्ति के जीवन के साथ इतना अधिक रोमांच नहीं जुड़ा था जितना कि भगत सिंह के साथ जुड़ा था। ठीक है, अब जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ते हैं हम। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? ठीक है दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भगत सिंह की शहादत पर 24 जनवरी 1931 को एक वक्तव्य जारी किया, जो अगले दिन द मुंबई क्रॉनिकल में प्रकाशित हुआ। ठीक है, द मुंबई क्रॉनिकल में। अच्छा, क्या लिखा उन्होंने? मैं इन दिनों बहुत खामोश रहा हूँ। मैं सोचता था कि मेरे मुंह से, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं निकल जाए जिससे इन लोगों की सज़ा कम करने में आखिरी फैसला करते वक्त कोई बखेड़ा खड़ा हो। मैं खामोश जरूर था, लेकिन मेरा खून खोल रहा था और अब सब कुछ खत्म हो गया है। हम में से कोई भी उसे बचा नहीं पाया। उसे बेहद प्यार करते हैं, हम उसे बेहद प्यार करते हैं और उसकी गजब की बहादुरी कुर्बानी हिंदुस्तान के नौजवानों का हौसला बढ़ाती थी। हिंदुस्तान, आगे देखते हैं। हिंदुस्तान आज फांसी के तख्ते पर अपनी प्यारी सी संतानों को भी नहीं छुड़ा सका। हर जगह हड़ताल होगी, मातम मनाया जाएगा, सारा मुल्क अपनी इस बेबसी पर रंज कसेगा, लेकिन उस आदमी के लिए गर्व भी करेगा जो हमारे बीच नहीं है। हो सकता है कि हम भूल जाएं, लेकिन जब इंग्लैंड की सरकार हमारे साथ कोई बात करेगी और कोई समझौता करेगी तो हमेशा हम दोनों के बीच भगत सिंह की लाश सामने होगी। अब आगे देखते हैं। 3 क्रांतिकारियों को फांसी दे जाने के 2 दिन बाद विरोधी दल के नेता कर बहादुर रहीम और इंडिपेंडेंट पार्टी के उप प्रमुख सचिव कासवजी जहांगीर इन फांसियों के विरोध आपत्ति प्रकट करने के लिए केंद्रीय असेंबली से बाहर निकल आए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और अन्य प्रमुख तथ्य, ये तो एक देश था, कैसे कैसे ये घटनाएं घटी और कैसे कैसे इन्होंने अंजाम दिया। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं इस संगठन से जुड़े हुए प्रमुख फैक्ट। चलिए, भगत सिंह
1925-26 के दौरान रूसी अराजकतावादी बुकानन से प्रभावित थे। उन्होंने 1928 के प्रारंभ में समाजवाद की ओर लड़ने का श्री तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स, नेशनल कॉलेज के प्रधानाचार्य लाल छबीलदास और पंजाबी मासिक पत्रिका कीर्ति के संपादक सोहन सिंह जोश को दिया। ठीक है, अब इसमें पूछ सकता है कि वो किससे प्रभावित थे। ठीक है, तो किससे प्रभावित थे वे? अराजकतावादी बुकानन से। समाजवाद को लड़ने के लिए कहाँ से प्रभावित थे? छबीलदास और मासिक पत्रिका सोहन सिंह जिसके संपादक थे। ठीक है, आगे देखते हैं। समाजवादी विचारधारा के प्रति उनके मन में प्रेम लाहौर के द्वारिका नाथ पुस्तकालय में समाजवाद सोवियत संघ क्रांतिकारी आंदोलन के अध्ययन के दौरान ही पैदा हो गया था या हो चुका था। समाजवादी साहित्य के प्रति भगत सिंह की रुचि के बारे में इस पुस्तकालय के पुस्तक अध्यक्ष कौन थे? रामराज शास्त्री का कहना था कि वह पुस्तक पढ़ता नहीं बल्कि निगलता था। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट आ जाएगी। कोटेशन किसने दी? तो किसने दिए? राजराम शास्त्री ने। ये कौन था? ये पुस्तकालय का अध्यक्ष था। ठीक है, आगे देखते हैं। अपने जीवन के अंतिम दौर में भगत सिंह का व्यक्तित्व आतंकवाद से विश्वास उठ चुका था। वह भारत में समग्र क्रांति के इच्छुक थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। अक्टूबर 1929 में पंजाब विद्यार्थी कॉन्फ्रेंस को भेजे गए अपने संदेश में भगत सिंह और दत्त ने लिखा है कि हम युवकों को बम और पिस्तौल उठाने की सलाह नहीं देते। उन्हें लाखों मजदूर गांव में रहने वाले गरीब किसानों के पास क्रांति का संदेश दे जाना चाहिए। ठीक है, वे कह रहे थे कि हम पिस्तौल और बम की सलाह नहीं देते। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे लाला लाजपत राय, ये स्टेटमेंट बहुत खास है। लाला लाजपत राय ने भगत सिंह को रूसी एजेंट कहते हुए शिकायत की कि भगत सिंह मुझे लेनिन बनाना चाहते थे। ठीक है, अब ये किसने कहा था कि मुझे लेनिन बनाना चाहते थे? लाला लाजपत राय ने। अच्छा, किसे रूसी एजेंट कहा? भगत सिंह को कहा। किसने कहा? लाला लाजपत राय ने कहा। तो इस तरीके से घुमाकर ये क्वेश्चन किसी तरीके से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आप कितनी मेहनत करके स्टेटमेंट और ये सब पॉइंट निकाल के लाए हैं। चलिए आगे देखते हैं, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। इसीलिए भगत सिंह नौजवान सभा की छवि भी धर्मनिरपेक्ष रखी। कैसी रखी? धर्मनिरपेक्ष रखी, जिसके 6 सिद्धांतों में से 2 इस प्रकार थे। ऐसी किसी भी संस्था, संगठन या पार्टी से किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं रखा हो जो संप्रदाय का प्रचार करती हो। मतलब ऐसी किसी भी संगठन, संस्था, पार्टी का कोई भी संपर्क नहीं रखने के जो किसी एक धर्म का ही प्रचार कर रही हो, क्योंकि हमारा जो संगठन है वो कैसा है? धर्म निरपेक्ष है। ठीक है, दूसरी क्या बात थी? दूसरी ये थी, धर्म को जनता का व्यक्तिगत मामला मानते हैं, लोगों में सहनशीलता की भावना पैदा करना। ठीक है, ये कि धर्म को जनता का व्यक्तिगत मामला है, कोई किसे भी मान सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अमृत अधिवेशन 11-13 अप्रैल 1928 के लिए लाहौर की नौजवान सभा का घोषणा पत्र। असेंबली बम केस के दौरान भगत सिंह और दत्त द्वारा सेशन जज लियोनाई मिडिल्टन की अदालत के समक्ष दिया गया बयान। 1929 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के समय बांटा गया हिंदुस्तान सोशलिज्म रिपब्लिकन एसोसिएशन का घोषणा पत्र दिसंबर 1929 और बम का दर्शन 1930 इस युग में क्रांतिकारी विचारधारा के सर्वश्रेष्ठ दस्तावेज है। ठीक है, इस युग के क्रांतिकारी विचारधारा के दस्तावेज है। ये पूछ लेंगे कि बम का दर्शन कब प्रकाशित हुआ। यह बम का दर्शन किससे संबंधित है? ठीक है, तो किससे संबंधित है? क्रांतिकारी विचारधारा से। ठीक है, यह उसका दस्तावेज है। कब? 1930 की बात है बम दर्शन की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भगत सिंह ने कई पुस्तकें लिखी। ठीक है, अब भगत सिंह के बारे में स्टेटमेंट है। भगत सिंह ने कई पुस्तकें लिखी जिसमें ऑटोबायोग्राफी,
इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, द डोर टू डेथ, द आइडियल ऑफ सोशलिज्म, द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ इंडिया, और आखिरी में क्या लिखी, मैं नास्तिक क्यों हूँ। ये कब लिखी, अक्टूबर 1930 में। ये प्रमुख इसकी पुस्तकें थी। ठीक है, चलिए अब पुस्तकें पूछ लेता है कि द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, या द आइडियल ऑफ सोशलिज्म किसकी पुस्तक है, द ड्रीमलैंड किसकी पुस्तक है, या द डोर टू डेथ, या मैं नास्तिक क्यों हूँ, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, ये इसकी बहुत ही प्रमुख किताबें थी जो उन्होंने लिखी थी। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। समकालीन पत्रिकाओं में भगत सिंह ने अनेक लेख छपवाए। ठीक है, समकालीन मतलब अपने समय की पत्रिकाएं जो थी, उस समय की भगत सिंह के टाइम की पत्रिकाएं थी, उनमें अपने बहुत लेख छपवाए। ठीक, विश्व बंधुता पर नवंबर 1924 में भगत सिंह के 2 लेख कोलकाता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका मतवाला में बलवंत सिंह के छद्म नाम से प्रकाशित हुई। किस नाम थे, बलवंत सिंह के नाम थे। ये कैसा नाम था उसका, छद्म, मतलब जो उसे दूसरे नाम से कह देते हैं। ठीक है, जैसे किसी का नाम वैसे ही होता है लोकल में। पत्रिका का क्या नाम था, मतवाला। कहाँ से प्रकाशित हो रही थी ये, कोलकाता से। कब, 1924 में। 2 लेख छपवाए। ठीक है, ध्यान रखिए ये बात। चलिए अब आगे देखते हैं। मई 1927 में उन्होंने विद्रोही छद्म नाम से, ठीक है, पहले छद्म नाम क्या था, जो अभी 2 लेख छपवाए थे, क्या नाम था, बलवंत सिंह। ठीक है, और अब क्या नाम है, विद्रोही छद्म नाम से। काकोरी के वीरों का परिचय, काकोरी के वीरों से परिचय। अब किस लेख, कौन से लेख, किस नाम से लेख छपवाया, काकोरी के वीरों से परिचय। ठीक है, शीर्ष वाला एक पंजाबी लेख छपवाया। ठीक है, कैसा लेख था ये, पंजाबी लेख। इसका शीर्षक क्या था, काकोरी के वीरों से परिचय। ये लेख छपवाया इस लेख के। ठीक है, और इस लेख के प्रकाशित होते ही भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया और चारपाई पर बैठे उनके प्रसिद्ध चित्र को शीशे में लिया गया था। ठीक है, और जब इसने अपना लेख प्रकाशित करवाया तो उसे तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया। और जितने भी हमने फोटो देखे इनमें भगत सिंह खाट पे बैठे और उसके हाथ में हथकड़ियाँ हैं। ये चारपाई वाला, चारपाई पे बैठने के प्रसिद्ध चित्र इसी समय लिया गया था। ठीक है, क्योंकि उसने वो लेख लिखा था और वो फिर अपने घर बैठा था, प्रकाशित हुआ तो उसके घर ही फिर आए। और वो उस टाइम खाट पे बैठा था, पैर नीचे थे इसके और पैरों पे घुटनों पे इसके हाथ रखे थे, तभी उसे गिरफ्तार किया गया और उस टाइम वो फ़ोटो लिया गया था। और वो उसी टाइम का फ़ोटो है, बहुत प्रसिद्ध है। और लास्ट में हम एक बिंदु और देख लेंगे। विद्रोही नाम से भगत सिंह के कई लेख कीर्ति में भी प्रकाशित हुए हैं। कीर्ति एक पत्रिका थी। ठीक है, तो दोस्तों आज ये टॉपिक था, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट हैं और आपको ये देखकर बहुत अच्छा लगेगा कि इसमें इतने टॉपिक लिए गए हैं जो इससे कोई बाहर ना आ सके। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही छाट छाट कर आपको यहाँ पर ये सामग्री प्रदान की गई है और हमें आशा है कि ये टॉपिक आपका अब कंप्लीट हो गया है। तो साथियों, आपको कैसा लगा ये HSARA संगठन और इनकी गतिविधि, ये जो हमने वीडियो बनाई है इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आप अपनी तैयारी करते रहें और मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें। ठीक है, आज इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।